तो ये भी हम यूनिट नंबर 12 देख रहे हैं, BBCCT 101, BBCCT 101, ठीक है ना। यूनिट नंबर 12 जिसका नाम रहने वाला है वाइटामिन्स। इसके बाद और दो यूनिट आने वाले हैं, जिसके बाद ये हमारा ब्लॉक पूरा, ये पूरा कोर्स कोड BBCCT 101 पूरा ही खत्म हो जाएगा। ये वैसे तो लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 4 है ये, ठीक है। ब्लॉक 4 का ये फर्स्ट यूनिट है। ब्लॉक 4 में 3 यूनिट है, ठीक है। तो वाइटामिन्स की बात करते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सिंपल सा बोला जा रहा है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट प्रोटीन्स, हमने देखा, हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, हमने लिपिड देखा, विच आर दी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल के ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट थे ये तीनों, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। In unit 4 you have studied you studied about proteins। यूनिट फोर्थ में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। हमने अच्छे खासा सारे प्रोटीन्स को हमने क्लासीफाई किया, प्रोटीन की नेमिंग को हमने देखा, ठीक है। शॉर्ट हैंड नोटेशन, सारी चीजें हमने बात कर रखी है। एज यू नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हम जानते हैं सारे ही एंजाइम प्रोटीन है एक्सेप्ट एक एंजाइम जो राइबोजाइम था, ठीक है। डेट फंक्शंस एज कैटलिस्ट, एंजाइम जो कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है ना। इन रेगुलेट इन रेगुलेटिंग दी मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है ना। मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं, एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी काम में आते हैं। एंजाइम्स एम्प्लॉय को एंजाइम, एंजाइम के अंदर आपको को एंजाइम देखने को मिलता है, और अदर मेटल आयंस, हमें ये सब बातें हमने पढ़ रखी है। जब हम एंजाइम पढ़ रहे थे ना, तो हमने ये सब बातें करी हुई है बेसिकली। BBCCT 107 अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने ये सब बात कर रखा है, को एंजाइम, को फैक्टर, मेटल आयंस, सारी बातें हमने की है। टू असिस्ट देम इन कैटलिसिस, ठीक है ना। जो को फैक्टर होते हैं, को एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम की हेल्प करते हैं कैटलिसिस की प्रक्रिया में। Coenzymes are non-protein organic molecule that are mostly precursor of vitamins। जो coenzymes होते हैं, ठीक है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन के बने नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट होते हैं हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल के, ठीक है। और ये जो होते हैं कोएंजाइम, ये प्रिकर्सर्स होते हैं वाइटामिन्स के, ठीक है ना। अब कोएंजाइम्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ वाइटामिन्स, इसका मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है ना। वाइटामिन्स को बनने के लिए वाइटामिन्स को बनने के लिए हम कोएंजाइम यूज कर सकते हैं, प्रिकर्सर है वाइटामिन्स का, ठीक है। देयरफॉर दिस यूनिट डील्स विद वाइटामिन्स, इस यूनिट में हम बात करेंगे वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमें पता है वाइटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, और ग्रोथ के लिए भी। हालांकि वाइटामिन्स हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज में, ठीक है। ऑल सॉरी एज मैनी एक सेकेंड सॉरी, तबीयत खराब है। As many of these molecules perform the role of coenzymes and antioxidant in human body। जो विटामिन है ये कोएंजाइम का भी रोल प्ले करते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी हमारे बॉडी में अपना कार्य करते हैं, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट अभी क्या होता है हम सीखेंगे, भी आगे सब सीखेंगे, ठीक है ना। विटामिन्स आर कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। विटामिन्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उन्हीं को कहते हैं जो हमें कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए, डेट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। आप जैसे भी आपने कभी भी अगर विटामिन्स लिया हो तो बहुत कम लिया जाता है विटामिन्स, ठीक है ना। प्रोटीन की तरह चम्मच चम्मच भर के नहीं लिया जाता प्रोटीन। सब जब आप लेते हो डेली लाइफ में, तो एक स्कूप पूरा भर के, अगर आपने कभी प्रोटीन इनटेक किया है तो आपको पता होगा प्रोटीन हम किस मात्रा में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस मात्रा में लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वाइटामिन ऐसा नहीं है, वाइटामिन की एक छोटी सी पिल आती है बस, ठीक है। ऑल्दो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज वाइटामिन्स, ह्यूमन बॉडी वाइटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाती हैं, एंड वी मस्ट टेक देम फ्रॉम दी डाइटरी सोर्स, हमें इसको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
Generally, whole grains, green vegetables, fruits and animal products are rich source of vitamins. ठीक है, होल ग्रेन्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है, फ्रूट में मिलता है, एनिमल्स प्रोडक्ट्स में मिलता है। ठीक है ना। ये सारे एक रिच सोर्स हैं विटामिन्स के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप विटामिन्स के टैबलेट ही ले लो। ठीक है ना, आपके डाइट में भी ये अगर सफिशिएंट मात्रा में आप ये सब डाइट खा रहे हो तो ठीक है। ठीक है ना, अगर आप नहीं खा पा रहे हो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, ठीक है ना, एनिमल सोर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, तो हाँ, आपको पिल्स लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। जनरली डॉक्टर मल्टीविटामिन देते भी है जब हमारी तब जब थोड़ा बहुत अगर आपको तबीयत खराब हुआ होगा, ठीक है ना, थोड़ी बहुत कमजोरी टाइप का ऐसा कुछ फीवर, कमजोरी, ऐसे में बहुत बार, मुझे भी बहुत बार डॉक्टर ने मल्टीविटामिन दी है। अब इस गोली का तो एक चीज बड़ा बकवास है कि जब ये आप गोली मुंह में लेते हो और पानी पीते हो तो बड़ा गंदा सा टेस्ट आता है। मैंने जब भी ये गोली खाई है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी गोली होती है, और एक गिलास भर के पानी पिया पीता हूँ इसके बाद में। क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, जैसे ही अगर आप थोड़ा सा बस गोली निगलने के मान अगर पानी पियोगे तो बड़ा बकवास सा टेस्ट मुंह में रह जाएगा। तो पीने के बाद एक गिलास पानी पूरा पीते जाओ, पीते जाओ, सोचो ये मत क्या टेस्ट है, तब जाके कहीं पे इसका टेस्ट। क्योंकि ये जैसी टैबलेट अपने पर्चे से निकलने जिसमें भी इसको पैक किया जाता है, डब्बे में तो नहीं, आजकल वो आती है जो भी आती है कैप्सूल टाइप की, जैसे ही उसमें से ये निकलती है बड़ा गंदा सा इसका स्मेल आता है, तो डायरेक्ट खोल के मुंह में रखो इस गोली को। However, an inadequate amount of vitamins may result in vitamin deficiency हो सकती है। अगर आप कम मात्रा में vitamins आपके सोर्स में है तो कम मात्रा में, तो विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। हाइपो हाइपोवाइटामिनोसिस हो सकता है। ठीक है ना, डिजीज हो गया, इसलिए ये डिजीज का नाम दिया जाता है। सच एज डिजीज सच एज नाइट डिजीज सच एज नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कर्वी डिजीज है। ठीक है ना, रिकेट्स है, ये सारी जो डिजीज है ये कारण आ रही है, ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी के कारण आ रही है। वाइटामिन की डेफिशिएंसी मतलब हाइपोवाइटामिनोसिस। ठीक है, इन एडिशन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ वाइटामिन इन द बॉडी लीड टू टॉक्सिसिटी। अगर ज़्यादा वाइटामिन एक्यूमुलेट हो जाए आपके शरीर में तो टॉक्सिसिटी हो सकता है। ठीक है ना, एंड दिस इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है ना, हाइपर 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 ज्यादा, हाइपो कम। देखो हमेशा ऐसे लेके चलना, हाइपर 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 ज्यादा, हाइपो हाइपो कम, ऐसे लेके चलना। मैं शुरू से जब भी मैंने 11th 12th में था, मैं तभी से ये बातें बना रखी है, हाइपर ज्यादा, हाइपो कम। तो हाइपो वाइटामिनोसिस मतलब विटामिन की कमी पड़ रही है, हाइपर वाइटामिनोसिस मतलब विटामिन ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है शरीर में। ठीक है ना, तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है विटामिन्स का। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है और कम भी हो रहा है तो वो भी खतरनाक है। देयरफॉर देयरफॉर इन दिस यूनिट यू वुड लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन, हम देखेंगे विटामिन्स का, स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव फॉर्म देखेंगे विटामिन्स के। ठीक है ना, बायोकेमिकल फंक्शन देखेंगे विटामिन्स के, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, हम दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, दिस यूनिट विल आल्सो डिस्कस द डेफिशिएंसी डिजीज की। अगर डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन की तो किस टाइप की डिजीज होती है। ठीक है ना, सिम्टम्स देखेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो। ठीक है, एंड रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ठीक है ना, ऑफ विटामिन, विटामिन हमें कितना डेली लेना चाहिए, क्या है अलाउंस से, वो हम देखेंगे अभी आगे। हाइपर वाइटामिनोसिस अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एंड द रोल ऑफ वाइटामिन्स एज कोएंजाइम, वाइटामिन्स का रोल एज ए कोएंजाइम क्या है, एंड एंटीऑक्सीडेंट क्या रोल प्ले करते हैं वाइटामिन्स, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन। ठीक है ना, एक पॉलिश, अब हमें ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं जानना, कितने टाइम दिया, ये दिया वो दिया, हटाओ। अगर आपको याद रख पाए हो, हाँ हाँ, अगर आप में थोड़ी भी अगर है कि हाँ ये चीज़ आप याद रख सकते हो तो याद रखो, कोई बात नहीं। मेरा ऐसा है, मैं हमेशा ये सब चीज़ को इग्नोर करता हूँ, वाइटामिन टर्म कहाँ से आया, किसने दिया। ठीक है ना, हाँ कुछ कुछ के मुझे याद है, बाकी ज़्यादातर के मैं तो स्किप ही कर देता हूँ। तो पॉलिश बायोकेमिस्ट है जो भी इनका नाम है
कैजमीर फंक, इन्होंने टर्म दिया है वाइटामिन, ठीक है, इन 1912, हु डेजिग्नेटेड इट एज एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला ये जीवन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है ना, कंपोनेंट है हमारी लाइफ का। वाइटामिन मीन इम्पोर्टेंट, देखो वाइटा, वाइटामिन में जो वाइटा टर्म आ रहा है, वाइटामिन में जो वाइटा टर्म आ रहा है, इसका मतलब ही होता है इम्पोर्टेंट, वाइटल। एंड अमीन, अमीन का मतलब होता है कि इसमें एक अमीन ग्रुप है, नाम से ही कम आपको समझ में आ रहा होगा, अमीन, ठीक है ना। तो वाइटा अमीन, तो वाइटा का मतलब हो रहा है इम्पोर्टेंट, अमीन का मतलब है कि इस ये जो कंपाउंड है उसमें अमीन ग्रुप होगा, ठीक है। हाउएवर ऑल वाइटामिन्स आर नॉट अमीन्स, सारे वाइटामिन्स में अमीन ग्रुप हो ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। दी स्ट्रक्चर दे दिया गया अमीन, इसलिए शुरू में इन्होंने जो वाइटामिन देखे होंगे उनमें अमीन ग्रुप पाए जा रहे होंगे। आगे चल के जो कुछ वाइटामिन ऐसे भी मिले होंगे जिनमें अमीन ग्रुप नहीं होगा, लेकिन नाम तो पहले पड़ गए, ठीक है। However, all vitamins are not amines. The structure of all vitamins contains a heterocyclic ring of hydrogen, nitrogen, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ हेट्रोसाइक्लिक रिंग सारे ही विटामिन में देखने को मिलेगा। सारे ही विटामिन में हमें क्या देखने को मिलती है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एक हेट्रो, देखो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इतना तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा ना 11th-12th में, ठीक है। तो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। तो विटामिन्स को हमने दो ग्रुप में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। विटामिन जनरली आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ के, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए बी, ठीक है ना, विटामिन B12, वो सारे आते हैं। इन विच अल्फाबेट बी इज रेफर्ड टू दी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जो बी विटामिन जो अल्फाबेट बी है इसका मतलब होता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2 सुना होगा आपने, विटामिन B12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुना ही होगा, विटामिन B3, B4, B6, ठीक है। अच्छा, तो विटामिन को हमने बोला कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी विटामिन को हमने दो ग्रुप में बांट दिया, मेजरली इसको हमने दो ग्रुप में बांट दिया। इसको बोला हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है ना। और हमने दूसरा विटामिन ग्रुप को बनाया फैट सोल्यूबल, कि ऐसे विटामिन जो फैट में सोल्यूबल है, water soluble vitamins and fat soluble vitamins। आगे चल के हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को दो ग्रुप में बांटा हुआ है, ठीक है ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन को दो ग्रुप में बांटा हुआ है, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ठीक है ना, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को जनरली विटामिन सी बोला जाता है। और विटामिन सी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का स्ट्रक्चर बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद भी रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मेरे पास कोई पेन नहीं दिख रहा तो बाद में कभी विटामिन सी का स्ट्रक्चर बता दिखाऊंगा। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, तो पहला आ रहा है देखो एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोला जाता है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, विटामिन सी बोलो या तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलो, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है ना, B12, बायोटीन, फोलिक एसिड, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो थायमीन, थायमीन को विटामिन B1 बोला जाता है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसको विटामिन B2, नियासिन इसको विटामिन B3, ठीक है। प्रोटोथेनिक एसिड इसको बोलते हैं विटामिन B5, ठीक है ना। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, बायोटीन फोलिक एसिड, ठीक है ना। लास्ट है हमारे पास कोबेलेमिन, इसको विटामिन B12 बोला जाता है, ठीक है। तो याद नहीं रखने, अगर आपको एक तो आज जितने भी अगर आपको देख के थोड़े बहुत याद हो रहे हैं तो याद रख लो, ठीक है ना। ऐसे अभी इसके पीछे नहीं पड़ जाना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी है सारे ही मैं याद कर लूंगा ऐसे करके, नहीं बिल्कुल नहीं। अ, आपको ये पूरा ऐसा याद रहना चाहिए कि विटामिन को हमने दो ग्रुप में बांटा हुआ है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना।
फैट सोल्यूबल में आपको ऐसे याद रख लेना कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6। अब B1 को थायमीन बोला जाता है। ये धीरे धीरे हमें अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। B1 का तो भाई याद हो ही जाएगा आपको, बहुत ज्यादा काम में आता है, बहुत ज्यादा बार यूज में आता है, देखने को मिलता है कि थायमीन को विटामिन B1 बोलते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे याद हो जाएगा। और ये तो आपको ऐसे ही याद रख लेना है, ADE के ऐसे याद रखो। ज्यादातर लोग ऐसे ही याद करते हैं, ADE के, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन के। तो आपको ADE के याद रखना है। याद रखना है, ADE के। तो ये सारे जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल है। कौन कौन से? ADE के, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के, ADE के। ठीक है ना। ADE के, DEA के, जो भी अक्षर आप बनाना चाहो ये चार अल्फाबेट को यूज करके, ठीक है ना, ये चार लेटर्स को यूज करके कुछ भी, जो भी वर्ड आप बनाना चाहो तो आप बना लो, ठीक है ना। चलो, सिंपल था। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, एक्टिव फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की हम बात करने वाले हैं, फैट सोल्यूबल की बाद में बात करेंगे। तो वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से, देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिसमें थायमीन था, हमने थायमीन देखा, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। देन राइबोफ्लेविन, एक एक करके सारे ही बात करने पड़ेंगे हमें, देख लो। फिर निएसिन, ठीक है। एंटोथैनिक एसिड, हमने देखा था, ये फोर्थ था हमारे पास यहाँ पे एंटोथैनिक एसिड। यहाँ पे देखो, एक दो तीन, अ, यहाँ पे नहीं था। निएसिन के बाद, जरा रुको, हम मिटा हुआ है, पेंटोथैनिक एसिड, पैटोएथनिक एसिड। नाम में कुछ गड़बड़ है। विटामिन B5 है ना, विटामिन B5, ठीक है। इसका नाम में कुछ गड़बड़ है, मैं चेक करके एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है। देन छठा हम बायोटीन देखने वाले थे। फोर्थ था क्या? जरा रुको, ये फोर्थ है। पांचवा पायरोक्सिन। देन सिक्स्थ बायोटीन। देन फोलिक एसिड, कोबेलेमिन। बस ये लास्ट था। एट्थ वाइटामिन, 8 वाइटामिन हमको देखने हैं, जो है हमारे वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को हमें पढ़ना है। देन उसके बाद विटामिन C आने वाला है। एक बार हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या है अभी आगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है आगे इसको क्या क्या दिया हुआ है आपके कोर्स में। हालांकि मेरे को जब मैंने ये पढ़ा था बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे। देन हम उसके बाद विटामिन C देखेंगे। अ, इसका सब स्टडी करने के बाद विटामिन A D E के बच जाता है। विटामिन A पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डी विटामिन D, A D हो गया। देन E और K, विटामिन E, विटामिन K, अभी भी हाई पर। हाँ, फिर हम डिजीज देखने वाले हैं कि अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, तो क्या डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। और विटामिन एज को फैक्टर एंड एंटीऑक्सीडेंट क्या रोल प्ले करता है, ये चीज देखेंगे। देन खत्म, इतनी बातें हम करने वाले हैं। तो देखो, हाँ, इन सारे विटामिन को हमें एक एक करके अच्छे से पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज को समझनी है, ठीक है ना। इन सब को पढ़ने के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि
अगर वाइटामिन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जा रही है, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे, इस कंडीशन को। देन हम पढ़ेंगे कि वाइटामिन एज ए एंटीऑक्सीडेंट और एज ए कोएंजाइम क्या काम करता है, कैसे रोल प्ले करता है, क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इन चीज़ को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं, बात करेंगे अभी हम थायमीन के बारे में, विटामिन B1 के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव फॉर्म देखेंगे एंड फंक्शन देखेंगे इसकी, ठीक है। क्या क्या देखना है हमें, स्ट्रक्चर देखना है, एक्टिव फॉर्म देखना है और इनके फंक्शन की बात करनी है, ठीक है। लेट अस स्टडी लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट दी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हम देखने वाले हैं। एज द नेम इम्प्लाइज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, नाम से हमें क्लियर है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंड एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है ना। दस प्रिवेंटिंग दी टॉक्सिसिटी ड्यू टू ओवरडोज, कि ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से टॉक्सिसिटी ना हो जाए, ठीक है, तो इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लग जाए तो। दिस ग्रुप कंपोज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होते हैं, ठीक है ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमने देखा था, वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, या तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोल लो, ये तो और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों आते हैं वाटर सोल्यूबल में। B complex vitamins. B complex vitamins are so called because they are a group of 8 vitamins. 8 vitamins आते हैं B complex में, ये आठों के आठों B complex vitamins में आते हैं। लाइक थायमिन B1, राइबोफ्लेविन हो गया, निएसिन हो गया, ठीक है ना, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, विटामिन B5, पाइरिडॉक्सिन हो गया, बायोटीन हो गया, फोलिक एसिड हो गया और लास्ट कोबलेमिन हो गया, ठीक है ना। They serve as a coenzyme in many enzymatic reactions, ठीक है ना, कोएंजाइम की तरह भी काम करते हैं ये सारे, देखेंगे आगे। एंड हेल्प टू रिलीज एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग फूड स्टफ, ठीक है ना, फूड के मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करते हैं और उनमें से एनर्जी निकालने में हेल्प करते हैं, फूड को मेटाबोलाइज करके, फूड मेटाबोलाइज समझ रहे हो ना, हम उसको मेटाबोलिक में दो चीज आती है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक, ठीक है ना। तो फूड को मेटाबोलाइज करके उसको क्या किया जाएगा, उससे एनर्जी को निकाला जाएगा, ठीक है ना। जानते हैं हम फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनमें से एनर्जी निकालते हैं, ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें भी ये रोल प्ले करेगा करेगा विटामिन अपना, ठीक है। तो सबसे पहला विटामिन हम देखते हैं थायमीन, जो कि विटामिन B1 बोला जाता है थायमीन को। थायमीन इज द फर्स्ट विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ठीक है ना, जो ग्रुप देखा हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें फर्स्ट कौन सा है, विटामिन B1 हमें पढ़ना है। विच was डिस्कवर्ड इन पीपल अफेक्टेड विद बेरी बेरी डिजीज, ठीक है, कुछ लोग बेरी बेरी डिजीज से अफेक्ट हो गए थे, तो उन लोगों में विटामिन B1 पहली बार डिस्कवर किया गया। इट कैन बी सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया, जो विटामिन B1 है उसको बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया जा सकता है, फंगाई के द्वारा सिंथेसाइज किया जा सकता है, प्लांट के द्वारा। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है ना। पहली बात आपको लिखनी है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पहली बार आपको उन लोगों में देखने को मिला जिनको बेरी बेरी डिजीज हुआ था, ठीक है, उनमें ये पहली बार डिस्कवर हुआ। दूसरा कि विटामिन B12 सॉरी विटामिन B1, माई मिस्टेक, B12 बोल दिया। विटामिन B1 बैक्टीरिया के द्वारा, फंगाई के द्वारा और प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है ना। मीन्स ये हमारी ह्यूमन बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, प्लांट एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता। ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं, नेम्ड विच इज फाउंड इन सीरियल्स में देखने को मिलते हैं, ग्राउंडनट में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक आज याद रख लो, सारे याद नहीं रखने, ठीक है ना, कुछ इसके सोर्स याद रख लो, सीरियल्स याद रख लो, ग्राउंडनट याद रख लो, मस्टर्ड सीड याद रख लो, सोयाबीन, कैप्सिकम, कैप्सिकम बहुत पॉपुलर, कैप्सिकम जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, दो तीन याद रख लो कम से कम, ठीक है, तीन तो कम से कम याद रख ही लो, इसके तीन सोर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सारे बिल्कुल याद नहीं रखने, ठीक है ना, मत करो, मत पढ़ो, अभी बहुत याद करनी है हमें चीजें, ठीक है। आगे बढ़ो। द स्ट्रक्चर ऑफ थायमीन कंसिस्ट ऑफ पायरीमिडीन एंड थाइजोल रिंग, ठीक है ना, इसमें हमें पायरीमिडीन रिंग देखने को मिलता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, विटामिन B1 के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, एक पायरीमिडीन रिंग और एक थाइजोल रिंग देखने को मिलता है, दैट आर लिंक्ड बाय मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप के थ्रू लिंक्ड
है। देखो ये है हमारे पास पायरीमिडीन रिंग, ये है हमारे पास थाइजोल रिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सी एच टू के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मिथाइलिन ग्रुप के थ्रू, मिथाइलिन बोलते हैं, सी एच थ्री को मिथाइल बोलते हैं, सी एच टू को मिथाइलिन बोला जाता है, ठीक है ना। तो मिथाइलिन ग्रुप के थ्रू दोनों रिंग जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। थाइमीन नेम एज थायोल जो थाइमीन नाम है, एस एच को थायोल ग्रुप बोला जाता है, देखा सुना भी अब होगा आपने, ठीक है। तो थाइमीन नाम क्यों पड़ा, थाइमीन में जो ये थाई है, इसका मतलब है कि इसमें एक थायोल ग्रुप है, ठीक है ना, इसी वजह से, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, एसएच की वजह से, कंटेनिंग वाइटामिन, यहाँ पे थायोल ग्रुप देखने को मिलता है इस वाइटामिन में, ठीक है ना। वाइटामिन बी वन में हमें थायोल ग्रुप देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया थाइमीन, ठीक है। थाइमीन इज कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, हाँ, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है ना। एक्टिव फॉर्म क्या है इसका, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है ना। थायमीन पायरोफॉस्फेट ऐसे याद रखो। थायमीन इज इनएक्टिव फॉर्म, थायमीन थायमीन क्या है, वाइटामिन बी वन को थायमीन बोला जा रहा है, ठीक है। तो थायमीन नाम क्यों पड़ा, थायमीन नाम पड़ा क्योंकि इस वाइटामिन में, थायमीन नाम का जो वाइटामिन है, वाइटामिन बी वन, इसमें हमें एस एच ग्रुप देखने को मिलता है, एस एच ग्रुप, एस एच, ठीक है ना, एस एच ग्रुप देखने को मिलता है। एस एच ग्रुप को थायरोल बोला जाता है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया थाइमीन। और थाइमीन एक इनएक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, इस विटामिन का एक्टिव फॉर्म है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है ना। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर थाइमीन जैसे ही जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट में, समझे। कि थाइमीन को जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी में एंटर कराओगे तो वो थाइमीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, तब वो अपना काम कर पाएगा। अब देखो एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, थायमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी। मैं कभी भी शॉर्ट टर्म को याद रखने के नहीं बोलता हूँ, पूरा याद रखो। थायमीन पायरोफॉस्फेट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमीन, द ओएच ग्रुप ऑफ थाइजोल रिंग इज पायरो इज फॉस्फोराइलेटेड, मींस जो ये ओएच ग्रुप है थाइजोल रिंग का, ठीक है ना। वहां से क्या हो गया है, वहां से फोस्फेट ग्रुप, दो फोस्फेट ग्रुप आके जुड़ गई है। यहाँ पे देखो ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सी एच टू तक ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ सी एच टू, यहाँ पे भी सी एच टू सब सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ओ एच ग्रुप है, जो ओ एच ग्रुप है हाइड्रोल में, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है, दो फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया है, ठीक है, PO4, ठीक है। टू फॉस्फेट ग्रुप आके यहाँ पे ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ गया है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है थाइजोल में। दो रिंग है, दो रिंग है, पायरीमिडीन रिंग एंड थाइजोल रिंग, दोनों रिंग कनेक्टेड है सी एच टू के थ्रू, ठीक है ना। थाइजोल रिंग में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, थाइजोल रिंग में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से दो फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाते हैं, तो बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो थाइमीन है वो थाइमीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन की वजह से थाइमीन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बायोकेमिकल फंक्शंस, ठीक है ना। हम अभी बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे थाइमीन की, थाइमीन का बायोकेमिकल फंक्शन देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो थाइमीन पायरोफॉस्फेट का जो इसका एक्टिव फॉर्म है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी, आ जाओ। Thymine pyrophosphate is involved in dehydrogenation and decarboxylation reaction of carbohydrate and amino acid metabolism, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स का ये क्या कराता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्लस में डिहाइड्रोजनेशन। अब ऐसा मत पूछना कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये चीजें मत पूछ लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अगला पॉइंट देखो। इट पार्टिसिपेट, हमारा हम बात करें टीपीपी, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं थाइमिन पायरोफॉस्फेट की। इट पार्टिसिपेट इन दी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन भी कैसा, ऑक्सीडेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराता है। देखो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड लाइक पायरुवेट, पायरुवेट इज ए अल्फा कीटो एसिड,
ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको दिखाना चाहूंगा एक चीज। अगर आपको सिट्रिक एसिड साइकिल याद है, ग्लाइकोलिसिस याद है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में क्या बनता है? पायरुवेट। ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में क्या बनता है? पायरुवेट। तो पायरुवेट का कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। आपको याद हो, थोड़ा सा याद हो, ज्यादा याद कोई जरूरत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का लास्ट में क्या बना था? पायरुवेट। 2 मोलिक्यूल पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट से स्टार्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना बोलते हैं इसको लिंक रिएक्शन, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से हम आगे बढ़ते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो यहाँ पे देखो, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में जो कन्वर्जन हो रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है? CO2 का रिमूवल हो रहा है, CO2 का रिमूवल हो रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे एंजाइम जो कौन सा काम कर रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंजाइम है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम का कोफैक्टर होता है टीपीपी। ठीक है ना, इस एंजाइम का कोफैक्टर होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो काम में आया ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड लाइक पायरुवेट का ये डीकार्बोक्सिलेशन कराने में हेल्प करता है। किस तरीके से? जो एंजाइम है उसका कोफैक्टर के तौर पे, कोएंजाइम कोफैक्टर। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का भी, पायरुवेट का भी, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का भी। ठीक है ना, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट GLU, यहाँ पे यू लगा लेना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, इसी में दिखाता हूँ। सिट्रिक एसिड साइकिल में देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर सक्सिनेट बनता है, फ्यूमेरेट बनता है, मैलेट बनता है, ऑक्जेलोएसीटेट बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आओ, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। एंजाइम देखो यार क्या यूज में आ रहा है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों? यहाँ पे H2 निकल रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हालांकि आप यहाँ पे देख लो CO2 का भी रिमूवल हो रहा है, लेकिन इसको हाइड्रोजन के टर्म में बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, देख लो NAD+, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ के हाइड्रोजन निकला है बेसिकली, आप बोलोगे तो। ठीक है ना, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, तो ये जो एंजाइम है ना अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम का कोफैक्टर, ठीक है ना, इस एंजाइम का कोफैक्टर होता है हमारे पास TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो सिंपल सी बात है, ये हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, डिहाइड्रोजिनेशन, इन टाइप की रिएक्शन में ये हेल्प करता है। पायरुवेट का, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का, एंड कुछ ऐसे कीटो एसिड का जिसको जो डिराइव किए जाते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड लाइक ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन। ऐसे कीटो एसिड, समझो समझो समझो, ऐसे कीटो एसिड कैसे? जो डिराइव किए जाते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड से। ठीक है, तो उन कीटो एसिड का क्या कराएगा? ये डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना, वहां पे रोल प्ले करता है अपना। इट सर्व एज कोएंजाइम इन मेनी एंजाइम लाइक ट्रांस स्केलेटो ट्रांसस्केलेटोएज, जो भी अजीब सा नाम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, हमने बात किया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस अभी जस्ट बात किया, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, यही वाला, ये वाला ये जो कीटो एसिड थे इनको डिराइव किया गया था ब्रांच चेन अमीनो एसिड में से, यही ब्रांच चेन अमीनो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। दो याद रख लो आप, ये पायरुवेट वाला और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट वाला याद रख लो। ठीक है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, इन एंजाइम का ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजनेशन भी ये, डिहाइड्रोजनेशन ये करवा सकता है, हाइड्रोजनेशन नहीं डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम। ठीक है, थायमिन डेफिशिएंसी कॉजेस बेरी बेरी, इनकी विटामिन B1, ये तो थायमिन बोलो, इसकी डिफिशिएंसी से बेरी बेरी नाम की एक डिजीज होती है, विच अकर इन थ्री फॉर्म। बेरी बेरी के तीन फॉर्म है, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, ठीक है ना, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, बेरी बेरी।
सॉरी, ड्राई बेरी इट इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। जो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, ठीक है ना। तीनों को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना कि जो थायमिन डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी तीन टाइप के होते हैं, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी बेरी। अब बिल्कुल इन तीनों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। वेट बेरी बेरी इट इफेक्ट्स ऑन मेंटल कंफ्यूजन, मसल एंट्रोपी एंड एडिमा। Infantile very very infants cardiovascular system is generally affected। इन्फेंट्स की जो नवजात शिशु है, उनके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अफेक्टेड होते हैं। हमें ज़्यादा नहीं जानना, हमें बस इतना डिटेल में हमें बिल्कुल नहीं जानना, हमें बस जान लेना है कि हाँ जी, विटामिन B1 जो कि थायमीन है उसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी के भी तीन फॉर्म होते हैं, हमें बिल्कुल इसको डिस्क्राइब नहीं करना तीनों फॉर्म क्या है, ठीक है। The common symptom आर मस्कुलर वीकनेस। कॉमन सिम्टम याद रख लो कि मसल का वीक हो जाना, सेंसेशन का लॉस होना, ठीक है ना, वॉमिटिंग, ठीक है ना, कंफ्यूजन, ये सब इनके कॉमन सिम्टम है। कंफ्यूजन होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है ना, सेंसेशन का लॉस हो जाना, सेंस नहीं कर पाना चीज़ों को ढंग से, मस्कुलर मसल का वीक हो जाना, ठीक है। इट मोस्ट इट मोस्टली अफेक्ट न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ज़्यादातर ये न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। थायमिन कंटेनिंग बैलेंस डाइट और सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेरी बेरी डिजीज। बेरी बेरी डिजीज को ट्रीट करना है तो आप अपने डाइट में थायमिन की अच्छी मात्रा, सफिशियंट मात्रा रखो, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी नहीं तो बाहर से भी ले सकते हो, सप्लीमेंट ले लो, ठीक है ना, कुछ समय तक, अगर जब बीमारी को रोकना है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है इसका, 1.4 mg, इतना मिलीग्राम पर डे, ठीक है ना। 1.4 mg पर डे हमें लेना होता है मेल के लिए, 1.1 mg लेना होता है पर डे फीमेल को, ठीक है ना। फीमेल को 1.1 मिलीग्राम लेना है पर डे, मेल को ये 1.4 मिलीग्राम लेना है पर डे फॉर बेटर फंक्शन ऑफ बॉडी। चलो राइबोफ्लेविन की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये आपको इतना आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना, कि ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करवाने में हेल्प करता है, और ये ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन भी कराता है, ठीक है ना। अब दो केस याद रख लेना, एक तो पायरुवेट वाला और अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला, ठीक है ना। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, ये जो दो एंजाइम है, इन दो एंजाइम का कोफैक्टर हमारे पास टीपीपी, ठीक है ना, थाइमिन पायरोफॉस्फेट होता है, बस। और ज्यादा कुछ नहीं, हमें ज्यादा डिटेल में इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी लेके चलो। चलो राइबोफ्लेविन की अगले लेक्चर में बात करेंगे, अभी मैं इसी लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाय।